बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जहाँ दुनिया में बहुत सारी अच्छी और खुशी की खबरें आपको मिलती हैं, वहाँ हमारे अपने किए हुए कामों की वजह से, मैं हम बोलूँ तो इंसानों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे गम हैं जो हम खुद पैदा करते हैं और जुल्म और बर्बरियत है, जैसा कि फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये ख़बर देता हूँ, अफसोसनाक ख़बर है और ये कल की ख़बर है। कल ये वाक़या हुआ, इसराइली फोर्सेस ने नमाज़ पढ़ते हुए फ़लस्तीनियों के ऊपर वहशियाना बमबारी की है और उसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक गज़ा के जो शुमाली गज़ा का इलाका है अल-दर्ज, वहाँ एक पनागुज़ीन कैंप है और वो एक स्कूल के अंदर कायम है। कैंप स्कूल के अंदर जो है वो 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी नमाज़ फ़जर अदा कर रहे थे कि इसराइल ने उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये जो बम बरसाए गए हैं, ये 3 बम हैं और इनमें से हर बम का वज़न 2000 पाउंड था। यानी आप उसके वज़न का अंदाज़ा कर लें, इतना खौफनाक अटैक इसराइल ने किया एक स्कूल के ऊपर जहाँ पे लोग फ़जर की नमाज़ अदा कर रहे थे। इसराइल ने यह दावा किया कि स्कूल में हमास का हेडक्वार्टर था जहां दहशतगर्द मौजूद थे, जबकि गज़ा के जो हुकाम है उनका यह कहना है कि इसराइल ने जानबूझकर स्कूल को निशाना बनाया है। अक्टूबर 2023 से अब तक जो अटैक हुए हैं उनमें लगभग 39,700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 91,700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे लोग माजूर हो गए हैं। ये बर्बरियत जारी है और इस वक्त अमेरिका इसराइल को हथियारों के लिए डॉलर जारी करने का, अरबों डॉलर जारी करने वाला है। हथियारों के लिए, जंगी सामान के लिए इसराइल को अमेरिका एक बहुत बड़ा फ़ंड करने वाला है और इसराइल को 3.5 अरब डॉलर जारी करने जाने का इम्कान है, ये जो अमेरिका करने जा रहा है। ये सूरत हाल है, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि दुनिया में अच्छी और बुरी खबरें साथ साथ आती हैं और बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान का जो कौमी हीरो है अरशद नदीम, वो रात गए पहुंचे पाकिस्तान वापस, रात 1 बजे के करीब पहुंचे। उनको बाहर निकलते हुए लगभग 2 बज गए। उसके बाद वो एक बस के अंदर बैठे, बस भी खचाखच भरी हुई थी लोगों से, सिफारशी लोग उसके अंदर बैठ गए थे, मीडिया वाले भी थे, तो काफ़ी सफोकेशन थी। मैंने अरशद नदीम साहब से वीडियो कॉल पर बात की तो मैंने उनकी हालत देखी, मुझे तरस आ रहा था कौमी हीरो के साथ ये क्या कर रहे हैं, क्या ये तरीका है उनको लेकर जाने का। यानी बस के अंदर जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर घुसे हुए थे और एक सफोकेशन थी और बोला भी नहीं जा रहा था और उनकी हालत मुझे लग रहा था जैसे निढालनी आदमी हो जाता। एक लंबा ट्रैवल करके वो आ रहे हैं, कंटिन्यूसली वो जाग रहे हैं, सेलिब्रेशंस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी उन्होंने अपने इलाके में पहुँचना है, वहाँ पर भी उनका इस्तकबाल होगा, लोग जाग रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं मियाँ चन्नू में। और फिर मैंने, बल्कि वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे मैंने कहा जी इनको गाड़ी में शिफ्ट करें और इनको रिलैक्स करें, एसी वाली गाड़ी के अंदर बिठाएं, उनको रिलैक्स करें, आगे इनका बहुत बड़ा इस्तकबाल है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ होगा। तो वो कहते हैं जी ऐसे ही कुछ अब करने का प्लान कर रहे हैं और बस के अंदर से भी रश कम करने की कोशिश की जा रही है। उनकी फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे। एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो वही हुआ जिसका ख़तरा था। PMLN ने वहाँ पर ऐसा लगा कि नाका लगा दिया था। कभी हमने जो मनाजिर देखे वो अजीबोगरीब ही थे। यानी हमने जो देखा वो मैं आपको बता देता हूँ, तस्वीरें आप शायद हम आपको दिखा भी पाएँ। राना मशहूद साहब हैं, वो पहले कान में बात करते रहे बहुत देर तक, फिर हमने देखा कि अरशद नदीम साहब को कागज़ भी दिखाया गया, पता नहीं इस पर क्या लिखा हुआ था। फिर कोई उन्हें इधर घेर रहा है, कोई इधर से घेर रहा है, तो PMLN की पूरी क़यादत ने उन्हें घेरा हुआ था। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ तो नहीं आए, जो कि एक अच्छी बात है, उनको नहीं आना चाहिए था। ये मौका जो है सेलिब्रेशन का था, अवाम का हक़ था, उनको ये हक़ मिलना चाहिए था। तो सारे सियासी रहनुमाओं ने अरशद नदीम को खड़े करके बारी बारी खिताब किया मीडिया के साथ। यानी ये मौका था, भाई वो हीरो आया, उसको बात करने दें, वो अपनी बात करके चले जाएं। सारों ने बारी बारी खिताब किया और पता नहीं उनके कान में क्या कहते रहे कि उनसे वो स्टेटमेंट उन्होंने लिया जो उन्होंने अंदर नहीं दिया। अंदर अरशद ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने वापडा का शुक्रिया अदा किया, अपने कोच साहिद साहब का शुक्रिया अदा किया, दीगर बहुत सारे लोगों का, पाकिस्तान की मीडिया का, अवाम का, अपने माँ बाप का, फिर अपनी मेहनत के बारे में बताया उन्होंने कैसे मेहनत की। आज से कुछ अर्सा पहले की एक रिपोर्ट भी है
कि अरशद बड़ी मेहनत कर रहे थे, उनको कोई फंडिंग नहीं दी जा रही थी। उन्होंने कहा जी 7-8 लाख रुपए की आती है, ये अच्छी वाली जो है ये जवलिन, ये मेरे पास एक ही है, उन्होंने ये कहा था। अब तो वो बहुत सारी ख़रीद सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया है, बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड भी कर सकते हैं अरशद नदीम। बहरहाल उनके एक दोस्त ने जब ये कहा कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की, तो PMLN के कारकुनों ने उनके दोस्त को मारा भी, धक्के मारे, वो वहाँ से रिपोर्ट भी हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन एहसन इकबाल ने, राना मशहूद ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, कुछ औरतों ने वहाँ पे बाकायदा खिताब किए मीडिया के साथ, हीरो को खड़ा करके, और फिर उनके मुंह से वो जुमला लिया जो ये बड़े दिनों से बोल रहे थे कि मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का, और यूथ फेस्टिवल से आगाज़ किया और आज इस मकाम पर मैं पहुँचा हूँ। बहरहाल इन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन बस के ऊपर भी आप मैं हैरान कुन चीज़ देखें, दूध के डब्बे के ऊपर मरियम साहिबा अपनी फ़ोटो चिपकाने के चक्कर में हर चीज़ के ऊपर ये अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देते हैं, यानी मेडल्स के ऊपर भी इन्होंने अपनी फ़ोटो लगा दी है। अभी ये जो यूथ फेस्टिवल का वो लगा लूँ के पता नहीं क्या कुछ करके उसके ऊपर भी प्रमोशन कर दी है, और वो जो डबल डेकर बस तैयार की गई उसके ऊपर तो अरशद नदीम की फ़ोटो होनी चाहिए थी, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए थी, उसने मेहनत की है, लेकिन उसके किसी कोच की फ़ोटो होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का झंडा और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे मरियम नवाज़ का फ़ोटो वहाँ पे भी चिपका दिया गया। यानी इनको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन का इतना शौक़ है कि ये बात आ ही नहीं सकते। जो अस्पताल बनाएंगे नवाज शरीफ अस्पताल, जो अस्पताल बनाएंगे फ़लाँ के बाप के नाम पे, फ़लाँ की माँ के नाम पे, फ़लाँ के रिश्तेदार के नाम पे, कौम का पैसा उड़ाओ ऐसे ही, हर चीज़ अपने नाम पे, अपनी शक्ल, अपना जो चेहरा है वो, हाँ चेहरा नहीं, वो क्या कहती हैं, उन्होंने क्या नाम लिया था, हाँ शाजिया मरी साहिबा ने कहा था कि थोबड़ा, अपना थोबड़ा हर जगह पे लगाने का इनको शौक होता है। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक लफ्ज़ नया दिया है, थोबड़ा, शाजिया मरी साहिबा ने दिया है। तो ये अपना थोबड़ा जो है वो हर जगह पे पेस्ट कर देते हैं बदकिस्मती से। बस के ऊपर भी अपनी फ़ोटो लगा दी। फिर बस के अंदर हालात ऐसे थे, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कौम का हीरो आ गया, लोग बहुत बड़ी तादाद में थे वहाँ पे, लोगों ने दिल खुश कर दिया। मैंने सहाफ़ियों से बात की, वहाँ उन्होंने बताया जी मज़ा आ गया, लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लोगों ने अरशद नदीम के नारे लगाए, उनके माँ बाप को, उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को पूरी इज्जत और एहतराम दिया पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तानी उनकी बस के साथ साथ गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, उनको देखकर नारे लगा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये थी वो खूबसूरती जो होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती तो ये तादाद 5-6 हज़ार से बढ़ के 50 हज़ार पे भी हो सकती थी। सिर्फ रूम क्रिएट करते, फैसिलिटेट करते, अपनी सियासत से बाहर निकल के, अपनी ज़ात से बाहर निकल कर अगर देखते तो हीरो का और बड़ा इस्तकबाल होता। लेकिन मेरी उम्मीद है कि जब वो मियाँ चन्नू में पहुँचेंगे तो उनका शायन शान इस्तकबाल होगा और बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। अब आ रहे पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें हैं उनके बारे में। एक तो जनूबी पंजाब से 2 तलबा अगवा किए गए जिन्होंने प्रेस क्लब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी और वो एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान में शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि तलबा का मामला बड़ा सीरियस है। उसके ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि बाकायदा मीटिंग्स शुरू हो गई हैं कि अगर पाकिस्तान में तलबा की कोई तहरीक शुरू हो गई बांग्लादेश की तरह की, तो उससे निमटना कैसे है और करना क्या है, और अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो ये अभी मीटिंग्स मज़ीद जारी रहेंगी और वो देखेंगे क्या करना है। देखें, ताकत के रास्ते से रोकेंगे तो तलबा नहीं रुकेंगे। मैं आपको दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ कि ताकत के ज़रिए से आप उन लोगों को तो रोक सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, उनकी 100 मजबूरियाँ होती हैं। तलबा नहीं रुकेंगे, ये ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इनको ये इतनी जिम्मेदारियाँ भी इनके ऊपर उस तरह नहीं होती। ये बड़ा खुल कर आएंगे और ये खुल कर आएंगे, खुलकर मुकाबला करेंगे। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इस मामले को अच्छे अंदाज में सुलझाना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ पे आमिर खान जो एक स्टूडेंट लीडर हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था या अगवा कर लिया गया था, पता ही नहीं चला कि नामालूम लोग उन्हें कहाँ ले गए। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब मुतहर्रिक हुए, उन्होंने अपने राब्ते वाब्ते किए तो इनको बाजियाब करवा लिया गया। 1-2 घंटे के बाद वो वापस आए, बड़े खुश थे और उनका ज़्यादा इस्तकबाल किया नौजवानों ने। उन्होंने कहा जी हम दोबारा निकलेंगे, और नौजवानों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था इनके अगवा होने के बाद। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने ये पहला बंदा बाजियाब नहीं करवाया, यहाँ कुछ और लोग भी उठाए गए थे। सोशल मीडिया के कुछ लोग पिछले दिनों उठाए गए। एक बंदा CTD के साथ रेड की एक और इदारे ने जाके, और उन्होंने एक बंदा उठा लिया। बंदा उठा के वो ले गए तो CTD ने बताया कि जी हमें तो कुछ और बताकर लेकर गए थे, तो सोशल मीडिया का बंदा उठा के ले गए। तो जब वजारत आला यानी वज़ीर आला हाउस में पता चला तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुदाखलत की और सोशल मीडिया का वो बंदा रिकवर किया।
तो ये मुझे पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली इस तरह के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो बंदा बाजियाब करवा लेते हैं देर सवेर। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो पाता। पंजाब में जो 2 नौजवान कल सुबह अगवा किए गए थे, उनके बारे में भी पता ही नहीं है रात तक कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ उन पर या नहीं हुआ, और पता नहीं आज उन्हें किसी अदालत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल बांग्लादेश में तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश से भी इस्तीफ़ा ले लिया है। तुलबा ने उन्हें मजबूर कर दिया, उन्हें टाइम दिया, जनाब आप इतने बजे तक इस्तीफ़ा दें वरना हम आ रहे हैं। गए, जाकर उन्होंने घेर लिया, उन्होंने यह इस्तीफ़ा 1 घंटे के अंदर दिया चीफ जस्टिस बांग्लादेश ने। उसके बाद उन्होंने कहा जी बाकी जो जजेज हैं, जो हसीना वाजिद के करीबी जजेज हैं, वो भी इस्तीफ़ा दें। तो 5 मजीद जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो 6 जजेस अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये है जनाब अब तक की वहाँ की सूरत हाल। एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है फजलुर रहमान साहब का, और ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब क्योंकि बाहर से आए, लेकिन उन्होंने आते ही कहा कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि कोई हुकूमत उसे उठा नहीं सकेगी, यानी जो हुकूमत आने वाली है वो भी नहीं उठा सकेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। और मर्दान में वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा जी अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो गई, मईशत भी ख़राब हो गई। हमारे मुल्क में इस दहशतगर्दी और अमन अमान की मखदूश सूरत हाल में कौन सरमायाकारी करने आएगा। उन्होंने कहा कि चीन ने एक ही बात की कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं है, यहाँ जो लोग सरमायाकारी करने आते हैं उन पर हमले होते हैं। जब अमन अमान की सूरत हाल ही ख़राब होगी तो सरमायाकारी भी नहीं होगी। फजलुर रहमान साहब ने ठीक बात की है। उन्होंने कहा कि किसानों की गंदम घरों में पड़ी रह गई है, ओने पोने बेचारों ने बेची है, उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। हमने मुतालबा किया, अब भी करते हैं कि उनकी किसानों का जो नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि चीन यहाँ ज़रई शोबे में सरमायाकारी करना चाहता है, लेकिन हुकूमत की हालत यह है कि वो किसानों की हालत को बेहतर करने के बजाय, उनको रिलीफ देने के बजाय उन्हें मुश्किलात में धकेल रहे हैं। देखिए फजलुर रहमान साहब ने एक बात तो ठीक की है कि कोई और हुकूमत भी आएगी ना, चाहे इमरान खान साहब की भी हुकूमत आ जाए, तो अब मईशत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। पिछले 2.25 साल के अंदर मईशत को जो झटके लगे हैं और जितनी मईशत गिरी है, जिस किस्म का बेड़ा गर्क किया है शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम की जमातों ने मिलकर, उसके बाद अब मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि जल्दी पाकिस्तान की इकॉनमी वापस रिवाइव करे। देखिए ये ज़रूर होगा, अगर इमरान खान साहब आ गए तो मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे, लेकिन ख़राब इतने हो गए हैं कि बेहतर होते होते उसको सालों लग जाएंगे। अब बहुत काम करना पड़ेगा, बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा, और ये बोझ सारा उन्हीं पे डलना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है। उन्हीं को अपना पेट काटना चाहिए और उन्हीं को इसका बोझ उठाना चाहिए। पीडीएम की जमातों और उनके सहूलतकारों ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। एक और स्टेटमेंट है जो जमात इस्लामी ने दिया है, ये जनाब बड़ा अहम है। जमात इस्लामी ने दावा किया कि हम शहबाज शरीफ से एक एक मुआहदे की शिक के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। ये हाफिज नईम साहब ने कहा है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि जमात इस्लामी के अमीर अब उनका बाकी टाइम जो है वो सफाइयाँ देने में गुजर जाएगा, क्योंकि धरने में उनके साथ जो हुआ है, यानी एक धरना हुआ बिजली सस्ती करवाने के लिए, और जिस दिन उनका धरना ख़त्म हुआ उसी दिन बिजली मजीद 2.5 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा महंगी हो गई। गए थे मुफ्त बिजली लेने के लिए और जब वापस आए तो पहले से ज़्यादा महंगी करवा कर आए। ये इस धरने का लुब्बे लुबाब है। अब वो सफाइयाँ देते रहेंगे, जनाब हमने धरना इसलिए ख़त्म किया, उसलिए ख़त्म किया। अव्वल तो जो मुतालबात 10 उनके थे, उन 10 मुतालबात के ऊपर ये मुआहदा ही नहीं हुआ। जो मुआहदे की शिक्कें हैं वो उन 10 मुतालबात से पूरी तरह मैच नहीं करती। कुछ मैच करती हैं, पूरी तरह नहीं करती। और ये जो मैच करती हैं इनके ऊपर अमल दरामद के लिए उन्होंने कहा जी 45 दिन हम दे रहे हैं, यानी 45 दिन का उन्होंने काउंटडाउन लगाया। उन्होंने ये 45 दिन में शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये ना किया तो फिर हम दोबारा निकलेंगे और दोबारा यही करेंगे। तो जमात इस्लामी के पास अब ये फेस सेविंग एक तरह की 45 दिन की वो लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, या तो जमात इस्लामी को इस हुकूमत को गिराने की तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा या फिर जमात इस्लामी को नाकाम होना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत इन मुतालबात को जो जमात इस्लामी ने किए हैं ना इन्हें मान सकती है ना इन्हें पूरा कर सकती है। पाकिस्तान भर में नाज़रीन व्हाट्सएप स्लो हो रहा है और बार बार स्लो हो रहा है। उसकी वजूहात के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में एक फायरवॉल का सिस्टम है, उसको लगाकर तजुर्बा किया जा रहा है कि क्या इस फायरवॉल के ज़रिए से मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में आईटी का एक अदना सा एक्सपर्ट भी आपको ये बता देगा
कि कोई भी फायरवॉल दुनिया भर में वीपीएन्स की मौजूदगी में वो मकासद हासिल नहीं कर सकती जो वहाँ की हुकूमतें चाहती हैं। यानी यूएई जिससे हम पैसा उधार लेते हैं वो तो कर नहीं पाया, चाइना जिससे हम पैसा उधार लेते हैं वो भी कर नहीं पाया। तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो कुछ चीज़ों को बंद करना चाहते हैं अपने मुल्कों में, उन्होंने उनकी मुतबादिल दूसरी चीज़ें मुहैया की हुई हैं। पाकिस्तान जो है उसने कोई ऐसी फैसिलिटी मुहैया नहीं की हुई, लिहाजा पाकिस्तान में जितना भी कुछ इस्तेमाल होता है एप्लीकेशंस के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में, वो सारा कुछ बाहर से आता है। पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान मरहूने मिन्नत है। हमारा सारा कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो जाएगा। और ये जो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बार बार आपको पाकिस्तान में परेशानी आती है, ये एक्चुअली एक तजर्बा कर रहे हैं जो मेरी नाकस अकल के मुताबिक तो कामयाब नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों में कामयाब हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट 10% से ऊपर नहीं जाने वाला। 10% से ऊपर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आज हमने इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है, कुछ एक्सपर्ट्स थे मेरे पास, उनके साथ बैठ के, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। ये अरबों रुपया लगाकर भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये इंटरनेट की दुनिया है, आईटी की दुनिया में नौजवानों की अजारादारी है। वो आपकी फायरवॉल का फुटबॉल बना लेंगे थोड़े दिनों के अंदर और आप देखेंगे कि आपके अरबों रुपए डूब जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।